Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to another lecture of this series, the series named as Lectures on Electrostatics. Dear viewers, in the previous section, in the previous lecture, we have discussed about Gauss's law. हम Gauss's law के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि Gauss's law क्या होता है. Gauss's law की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर Gauss's law की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिनमें से आज हम इनकी पहली इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे. सो द टॉपिक which we are discussing in today's lecture is applications of Gauss's law. Applications of Gauss's law का मतलब क्या है? मतलब यही होता है कि हम एप्लीकेशन Gauss's law को कहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Gauss's law क्यों यूज करते हैं? Gauss's law is used to calculate electric intensity due to different charge distribution. So this one is the first point regarding the applications of Gauss's law. जैसे ही इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो हम हेडिंग देंगे कि वी आर डिस्कसिंग राइट नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन. सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो हम Gauss's law की एप्लीकेशंस में डिस्कस करेंगे. तो Gauss's law हम किसके लिए यूज करते हैं? टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या है ये प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं. सो काइंडली विजिट माय यूट्यूब चैनल एंड सी दिस लेक्चर. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हम फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किसकी वजह से क्रिएट होती है? ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि मुख्तलिफ चार्ज की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनके अंदर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें, देन वी हैव टू यूज द Gauss's law. तब हम वहां पर Gauss's law को यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आज हम इसी टॉपिक पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिटरमाइन कर लेंगे. अब जब भी हम एप्लीकेशंस ऑफ Gauss's law डिस्कस करेंगे, so the major point we have to keep in our mind in that when we are dealing with any sort of surface, अगर हम Gauss's law को डिस्कस करें तो किसी न किसी सरफेस के बारे में डिस्कस करते हैं, और अगर हमें किसी भी सरफेस की फील्ड या कोई भी इफेक्ट अगर फाइंड करना हो किसी भी एक पॉइंट का उस सरफेस के अंदर, देन वी मस्ट गो थ्रू एन इमेजिनरी. एक हमें इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस करना होगा, तस्वर करना पड़ेगा दैट वी हैव एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस. हमारे पास एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए. प्रीवियस लेक्चर में डियर व्यूवर्स मैं बता चुका हूं कि क्लोज सरफेस का कॉन्सेप्ट कहां से आता है. यहाँ पर हम इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट लेंगे ताकि वो दर हकीकत नहीं होता, लेकिन अगर हमें किसी भी चार्ज की वैल्यू चाहिए तो वी मस्ट थॉट ऑफ एज एन इमेजिनरी. हम एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस कंसीडर करेंगे. अच्छा, इस इमेजिनरी क्लोज सरफेस का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज अगर हमारे पास कोई भी एक सरफेस है, उस सरफेस के सेंटर पर अगर हमने चार्ज रख दी है पॉजिटिव चार्ज क्यू. अब अगर मुझे इस पूरे सरफेस की, ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है, इस सरफेस की अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मुझे सबसे पहले इस सरफेस के अंदर चार्ज के अराउंड एक इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस तस्वर करना पड़ेगा. और वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस क्या होगा? वो इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस होगा Gaussian surface. This imaginary closed surface is termed as Gaussian surface. इस imaginary closed surface को हम Gaussian surface का नाम देते हैं. Okay, so this one the second point regarding the applications of Gauss's law जो हमने जहन में रखनी है कि हमने एक imaginary जो है सरफेस को जहन में रखना है. That surface is Gaussian surface. अच्छा, ये जो हम Gaussian surface लेंगे ये 3D भी होगा और क्लोज्ड भी होगा. उसके बाद हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ Gauss's law. Gauss's law के बुनियाद पर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो ये दो इंपॉर्टेंट हमने जहन में रखनी है बातें. सबसे पहले कि Gauss's law इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, और दूसरा कि जब भी हम Gauss's law को यूज करेंगे वी मस्ट थॉट ऑफ एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस कॉल्ड Gaussian सरफेस. हमें एक इमेजिनरी क्लोज सरफेस के बारे में पता होना चाहिए जिस सरफेस को हम क्या कहते हैं? Gaussian सरफेस. आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली. आपको ये चीज समझ में आ गई होगी. तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को. और जो आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस करने वाले हैं Gauss's law की, उसकी हेडिंग में दे देता हूं, उसके फिगर आउट को भी समझेंगे और उसकी विजुअलाइजेशन भी मैं आपको दूंगा कि वहां पर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है. आज जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे उसको हम ए का नाम दे देते हैं, फर्स्ट एप्लीकेशन. और वो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ फील्ड. डियर व्यूअर्स, इस इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब क्या है? इस इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब होता है फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल, या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी हम उसे कह सकते हैं.
तो किसी भी फील्ड की हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है इनसाइड, किसके अंदर, इनसाइड अ हालो चार्ज्ड स्फीयर, इनसाइड अ हालो चार्ज्ड स्फीयर। लेट मी क्लियर दिस वन, इनसाइड अ हालो चार्ज्ड स्फीयर। ये टॉपिक हमने आज डिस्कस करना है। ये टॉपिक आपके सामने लिखा पड़ा है, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, उसके बाद अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। डियर व्यूवर्स, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सबसे पहले तो वी हैव टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका था गासेस लॉ में, कि गासेस लॉ हम क्यों यूज करते हैं फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का यहाँ पर क्या मतलब है? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का यहाँ पर मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो याद रखिएगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। किस सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है? इनसाइड यानी अंदर अ हालो चार्ज्ड स्फीयर। एक स्फीयर का मतलब होता है 3D शेप। अगेन वही गॉसेस लॉ की कंडीशन हमारे पास यूज होंगी। तो हम एक स्फीयर बनाएंगे, उस स्फीयर के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, लेकिन ये जो स्फीयर हो ये चार्ज्ड स्फीयर हो। चार्ज्ड स्फीयर का मतलब क्या है? ये जो हमने स्फीयर लिया है ये मुकम्मल चार्ज्ड होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? मुकम्मल चार्ज्ड होना चाहिए। ये चीज, ये मुकम्मल चार्ज होगी। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि अब भाई हमें जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए इस हालो चार्ज्ड स्फीयर के अंदर। डियर व्यूवर्स, इस हालो वर्ड का मतलब क्या होता है? इस हालो वर्ड का मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऐसे स्फीयर होते हैं जो अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। ठीक है, लाइक दो किस्म के स्फीयर होते हैं, एक होता है सॉलिड स्फीयर, एक होता है हॉलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में डिफरेंस ये है कि सॉलिड स्फीयर जो होगा वो इंटरनली फिलअप होता है। जैसे जमीन है, जमीन को अगर हम खोदना शुरू कर देंगे और अंदर जाते जाएंगे तो ऑब्वियसली वो फिलअप होती जाएगी उसके सरफेसेस में। लेकिन लाइक अ बलून हो, एक बलून हो, अगर बलून को हम बस्ट करेंगे तो बलून के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो हॉलो स्फीयर का मतलब ऐसा होगा कि कोई ऐसा स्फीयर जिसके बाहर बाउंड्री तो हो लेकिन अंदर कुछ भी ना हो। तो हम अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिटरमाइन करेंगे बाय यूजिंग गासेस लॉ। गासेस लॉ की बुनियाद पर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो हमें अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए जो पहली पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे एक गाशियन सरफेस। ठीक है, और अगर आप टॉपिक में देखें तो हम इनसाइड की बात कर रहे हैं, यानी गाशियन सरफेस अंदर बनना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक इमेजिनरी सरफेस कंसीडर करेंगे, और वो इमेजिनरी सरफेस हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास होगा गाशियन सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? गाशियन सरफेस। अब इसी तरीके के साथ आप कोई भी एक सेंटर वाली पॉइंट कंसीडर कर लें। लेट्स सपोज ये एक सेंटर है। ठीक है डियर व्यूवर्स, अब ये एक सेंटर है, तो आप देख सकते हैं कि एक तो हमारा हाइपोथेटिकली इमेजिनरी एक गाशियन सरफेस दिखाई गया है आपको। वो गाशियन सरफेस आपके पास ये है, ये वाला जो पार्ट है अंदर जो है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक गाशियन सरफेस। तो अंदर हमारे पास गाशियन सरफेस हुआ, और बाहर जो बाउंड्री मैंने बनाई है वो हमारे पास एक चार्ज्ड हालो स्फीयर है। तो यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूं तो इस सेंटर से लेकर एक इस स्फीयर का डिस्टेंस है, और इस सेंटर से लेकर एक बाहर वाले स्फीयर का डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं रेडियस। ठीक है, तो अगर आप देखें कि हम इसके रेडियस को कोई ना कोई नाम दे देते हैं। लेट सपोज जो बाहर वाले सरफेस के साथ रिलेटेड रेडियस है उसको हम कैपिटल आर का नाम दे देते हैं, और इंटरनली जो हमने रेडियस ड्रॉ कर दिया इंटरनली अंदर सरफेस का, जो हमने इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लिया था, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल आर से। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से रिलेशन देखें तो इन दोनों में से जो बड़ा रेडियस है वो कौन सा है? आपको क्लियरली नजर आ रहा है दैट कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर। ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो बाहर वाले स्फीयर का रेडियस होगा वो अंदर वाले स्फीयर की रेडियस से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, या अंदर वाले स्फीयर का जो रेडियस है वो बाहर वाले रेडियस से छोटा होना चाहिए। ओके, सो दैट्स अ लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जो हमने टॉपिक के मुतालिक सीखा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी पॉइंट्स को, कि यहाँ पर हम अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहें तो हम फ्लक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लेट अस नाउ डिस्कस ऑन इट्स मेजर पॉइंट्स। अब हम इनके मेजर पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सो काइंडली आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है डियर व्यूवर्स, अब हमें गासेस लॉ के मुताबिक अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करनी हो बाय यूजिंग गासेस लॉ, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है चार्ज
डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये चीज मैं आपको प्रूफ करवा चुका हूँ कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो बराबर होती है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज, उसके अंदर जो टोटल चार्ज प्रेजेंट होगी। डियर व्यूवर्स, ये जो आपको चार्ज नजर आ रही है, ये चार्ज नो डाउट टोटल चार्ज तो है, लेकिन ये चार्ज कौन सी है? ये चार्ज है एनक्लोज्ड चार्ज। ये चार्ज कौन सी है? एनक्लोज्ड चार्ज। एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब क्या है? एनक्लोज्ड चार्ज का मतलब ये है कि ये वो चार्ज है जो हम स्फीयर के अंदर रखें। ये कंडीशन होती है हमारे पास टोटल एनक्लोज्ड चार्ज। टोटल एनक्लोज्ड चार्ज का कॉन्सेप्ट हम कैसे लेंगे कि एक ऐसी चार्ज हम कंसीडर करेंगे जो किसी भी स्फीयर के अंदर हो। तो यहाँ पर जो आपको क्यू नजर आ रहा है, इट इज इनक्लोज्ड चार्ज। ये हमारे पास एनक्लोज्ड चार्ज। डियर व्यूवर्स, आप देख सकते हैं कि इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस स्फीयर के अंदर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। इस स्फीयर के अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो जीरो होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है। यही आप देख सकते हैं, क्योंकि अंदर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी? यहाँ पर जीरो हो जाएगी यहाँ पर। अब आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि सर चलो ठीक है, हम ये बात समझ लेते हैं कि इंटरनली तो कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, लेकिन बाहर बाउंड्री में तो चार्ज है, तो ये जो एक्सटर्नल चार्ज है क्या इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो चलें इनको भी देख लेते हैं कि इनका क्या इफेक्ट, या अगर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो कौन सा इफेक्ट पड़ेगा, अगर नहीं पड़ेगा तो उसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इन केसेस में। तो चलें हम यहाँ पर इन चीजों को डिटरमाइन करवाते हैं कि इनके पर्सपेक्टिव को हम कैसे यूज करेंगे। डियर व्यूवर्स, ये रेडियस वाले टर्म में मिटा देता हूं। अब ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब कॉन्सेप्ट कुछ यूं है डियर व्यूवर्स कि हमने इसको टोटल जो है स्फेयर के हिसाब से जो हमने टोटल चार्ज रखी थी, वो हमने टोटल चार्ज रखी थी उनकी बाउंड्रीज पर। आप देख सकते थे उनकी बाउंड्रीज पर हमने रखी थी बाहर। लेट सपोज हम कोई एक चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइंस अंदर दाखिल होती हैं, मतलब उससे बाहर निकलती हैं और किसी दूसरे सरफेस के अंदर जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक फील्ड लाइन अंदर आएगी, ऑब्वियसली आप देख सकते हैं। एक फील्ड अगर अंदर आएगी तो वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन है वो बाहर भी जाएगी, ऑब्वियसली। यानी कि जो लाइन ऑफ फोर्स अंदर दाखिल हो रही है वही लाइन ऑफ फोर्स बाहर जा रही है। तो जो इनसाइड लाइन अंदर जाती है इसको हम एज अ नेगेटिव फ्लक्स कंसीडर करते हैं, और जो बाहर निकलती है हम उसको एज अ पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ऑब्वियसली अगर एक लाइन अंदर गई है तो हम उसको -1 कंसीडर करेंगे, और अगर एक लाइन बाहर आई है तो हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। नाउ इफ वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिटरमाइन करना चाहें तो -1 +1 गेट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अगेन जो आप फ्लक्स जीरो के बराबर ही आ जाएगा। बाहर वाली जो चार्ज है ना, अगर आप उसको देखें तो बाहर वाली चार्ज से आप देख सकते हैं कि लाइन जो अंदर दाखिल होगी वही लाइन बाहर निकलेगी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि अंदर तो कोई लाइन है ही नहीं। तो अगर अंदर कोई लाइन नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? इट इज इक्वल टू जीरो। दैट वी हैव टू प्रूव राइट इट हियर। जो हमने यहाँ पर ये चीज प्रूव की थी कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो है यहाँ पर। आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जीरो किस तरीके से बन सकती है। ओके अच्छा, इसको मैं थोड़ी और विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक को थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, ये तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो के बराबर आ गया। फिर जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट में हमने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो बराबर होती है ई डॉट ए के। अब जाहिर सी बात है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जीरो के बराबर है तो ई डॉट ए भी जीरो के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ई डॉट ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो। अब ई डॉट ए अगर जीरो के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होगा या तो ई की वैल्यू जीरो होगी या तो ए जीरो होगा। अब एरिया तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई सरफेस की अगर बात करेंगे तो एरिया की वैल्यू यहाँ पर जीरो के बराबर नहीं हो सकती। अगर एरिया की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी तो बाकी कौन सा टर्म बचा? ई। और वो ई किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो फील्ड की इंटेंसिटी है वो जीरो के बराबर है, अगर हम किसी भी इनसाइड द हॉलो स्फीयर डिस्कस करेंगे। लेकिन उनकी जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वो बाहर होनी चाहिए। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बाहर होगी तो अंदर कोई भी लाइन नहीं टिक पाएगी,
जिसकी वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी है वो जीरो होगी। अगर फील्ड इंटेंसिटी जीरो है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगी, जीरो होगी। अब आप देख लें, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि इसके जो अंदर रीजन होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है, तो इस फील्ड को हम फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं। इस जगह को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, फील्ड फ्री रीजन। फील्ड फ्री रीजन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें कोई भी फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर क्या मिली, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जीरो के बराबर मिल गई। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इनसाइड अ हालो चार्ज स्फीयर, बाहर से वो चार्ज है, अंदर से कोई चार्ज नहीं है, तो बाहर वाली चार्ज का अंदर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से जो इनक्लोज्ड चार्जेस हैं वो वहां पर जीरो हो जाएंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जीरो मिलेगी। अगर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो मिलेगी तो वहां पर फील्ड इंटेंसिटी भी जीरो के बराबर हो जाएगी। So that's a little bit concept about field intensity of a field inside a hollow charged sphere. अब इसके मुतालिक हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। Let me clear this one. I hope that you got this one clearly. मैं क्लियर करता हूं और हम आते हैं इसके थोड़ा सा इन सरफेस को हम समझते हैं। डियर व्यूवर्स, मैं आपको बता चुका था कि जब हम चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं, लेट सपोज अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो हमें पता है पॉजिटिव चार्ज की जो लाइंस होती हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं, ऐसे ये बाहर की तरफ निकलती हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियसली दे चुका हूं अबाउट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। अच्छा, जब हमारे पास कोई दूसरी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी पॉजिटिव चार्ज भी हमारे पास ये ऐसे बाहर निकलेगी, ये दूसरी पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट भी हमारे पास ऐसे बाहर निकलेगा। डियर व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं कि किसी न किसी पॉइंट पर ये फील्ड लाइंस आपस में नहीं मिलती, तो ये क्या हो जाती हैं, ये कर्व्ड हो जाती हैं, ऐसे बाहर की तरफ चली जाती है निकल के। अब ये जो फील्ड आपको नजर आ रही है, ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं फील्ड फ्री रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइन पास नहीं हुई। अगर लाइन पास नहीं हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर जीरो है। अब ये जो आपको दो पॉजिटिव चार्जेस नजर आ रही हैं, ये इस तरीके से नहीं होती, बल्कि यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, यहाँ पर भी तो पॉजिटिव चार्ज हो सकती है, यहाँ पर भी तो हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो अगर मैं इन पॉजिटिव चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो मेरे पास एक हालो स्फीयर, एक चार्ज्ड हालो स्फीयर बन सकता है, जिसके सेंटर वाले पार्ट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या बन सकती है, जीरो बन सकती है इन केसेस में। तो हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, वही सेम कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगर मैं आपको डिस्कस करवाना चाहूँ मेटालिक कंडक्टर्स में, कि मेटालिक कंडक्टर के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो जीरो के बराबर होती है। अब मेटालिक कंडक्टर्स में क्या होता है, मेटालिक कंडक्टर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास ये एक मेटल है, और मेटल में हमें पता है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी ये बाहर की तरफ धकेलेंगे एक दूसरे को। जब ये बाहर की तरफ एक दूसरे को धकेलेंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर आ जाएंगे ऐसे, इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगी। अगर इनसाइड कोई भी चार्ज नहीं होगी तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी उस केस में भी। सो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। अच्छा, इस टॉपिक से बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस कैसे बन सकती हैं कि लेट सपोज अगर हमने कोई भी पिक्चर विजुअलाइज करनी है, ठीक है, अगर हमने कोई भी पिक्चर विजुअलाइज करनी है, कहाँ पर पिक्चर विजुअलाइज करनी है, टीवी के अंदर, ओके। तो हमारे पास हमें पता है कि जब टीवी की बात करते हैं तो वहां पर कंडक्टर्स मौजूद होते हैं, मेटल्स मौजूद होते हैं, और वो अंदर वाली जो पिक्चर में पिक्सल्स में जो फील्ड बनती है उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है, हमें अंदर वाली फील्ड को जीरो करना होता है जो उस पिक्चर में यूज होती है, जिसकी वजह से इंटरफेरेंस ना होने चाहिए। और ये भी सिर्फ और सिर्फ इस मेटालिक एनक्लोजर की वजह से होती है कि हम क्या करें, उस अपैरेटस को मेटल से एनक्लोज कर दें। तो मैंने अभी आपको बताया कि मेटल के अंदर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है इन केसेस में। तो आई होप दैट यू गॉट दिस कॉन्सेप्ट क्लियरली। दैट्स द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। ये गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन थी। बाकी इसकी दो एप्लीकेशन हैं, वो हम मजीद नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।